ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था मगध एम्पायर किस प्रकार से फलता फूलता है, किस प्रकार से उसका पतन हो जाता है। शिशुनागा डायनेस्टी आ जाती है, मंत्री को राजा बना दिया जाता है। उसके बाद हम आए थे नंदा डायनेस्टी पर। अब ये साथियों शिशुनागा जो डायनेस्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नंदा डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। कौन है ये? इनको महापद्माएँ साथियों, इनको इकरात के नाम से जाना जाता है। जैसा आपको बताया था, कुछ उपाधियाँ दे दी जाती हैं, जैसा कारनामा होगा, कार्य किए हैं लोगों ने, तो इस प्रकार से उसकी उपाधि दे दी जाती है। तो राजाओं को भी उपाधि इतिहासकार दे दिया करते थे, इंस्क्रिप्शन में उनका जिक्र मिलता था, तो इसको इकरात बोला जाता था इनको। और ये इतने पावरफुल थे कि इनको शिशुनागाओं को हटाया ही, लेकिन इनके साथ साथ जो और भी डायनेस्टियाँ एग्जिस्टेंस में थी उनको भी उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए इनके कुछ और भी उपनाम हैं। महापद्मा इज नाउन एज सर्वछत्रांतक, ये सर्वछत्रांतक के नाम से भी जाने जाते थे। अब ये क्या है साथियों? अपरूटर ऑफ ऑल दी क्षत्रियाज, सभी क्षत्रियों को उस समय के को जड़ से उखाड़ कर फेंकने वाले सर्वछत्रांतक के नाम से जाने जाते थे। एंड उग्रसेना, उग्रसेना के नाम से भी जाने जाते थे। उग्रसेना क्या है साथियों? जो बहुत ज़्यादा बड़ी सेना रखते हैं, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, सेना रखते हैं। पॉलिटिक्स में उसको उग्रसेना के नाम से जाना जाता है। तो उनको भी इन्होंने भगा दिया। ही इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इनको भारतीय इतिहास की महान उपलब्धियों में से एक है कि इन्होंने शुरुआत की थी, फर्स्ट एम्पायर बिल्डर करने वाले हैं, जो बहुत बड़ा एम्पायर बिल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से समझ लीजिए शुरुआत हो चुकी है। महापद्मा वाज सक्सीडेड बाय हिज 8 सन्स। अब इनको सक्सीडेड किया गया था साथियों, एक राजा है, उसके बाद अलग अलग राजाओं को कोई राजा राज दे देता था। कुछ नियम होते हैं, बड़े राजकुमार को राज दे देता, लेकिन कुछ और अपने राजकुमारों को राज दे दिया या डिवीजन कर दिया, सभी को अलग अलग राज दे दिया। किसी के पास बहुत बड़ा साम्राज्य है तो एक राजा कहाँ तक कंट्रोल करे, सभी को अलग अलग राज दे दिया इस प्रकार से। और उनमें से लास्ट वन थे साथियों धनानंदा। कौन थे साथियों? धनानंदा वाज द लास्ट वन, पॉसिबली आइडेंटिकल विद द एग्रिम्स एंड जेंड्रिम्स ऑफ द ग्रीक टेक्स्ट। अब धनानंदा को एग्रिम्स या जेंड्रिम्स के नाम से भी जाना जाता था, ग्रीक टेक्स्ट में बताते हैं इनका नामकरण किया गया है। अब इनको क्यों जाना जाता था साथियों, वो जान लेते हैं। अलेक्जेंडर की तरह ये पावरफुल थे बहुत ही ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर, जो यूनानी है साथियों, ग्रीक वासी, उन्होंने लिखा है, अपने अपने इतिहासकार होते हैं एरिया के, तो उन्होंने लिखा था। कौन है? कार्टियस, जो ग्रीक राइटर है कार्टियस है साथियों, CURTIUS, कार्टियस। अब ये धनानंदा के बारे में बताते हैं। धनानंदा कमांडेड ए ह्यूज आर्मी, धनानंदा कमांडेड ए ह्यूज आर्मी। उस आर्मी में क्या था साथियों? 20,000 कावलरी, घुड़सवार सेना थी, 20,000 घोड़े पे सवार सेना थी इनके पास। 2 लाख इन्फेंट्री, यहाँ पर 2 लाख पैदल चलने वाले सैनिक थे। और 2,000 चैरियट, जो 2,000 रथों पर चलने वाली सेनाएं थी। एंड 3,000 एलिफेंट, और 3,000 हाथी हुआ करते थे इनकी सेना में, इनकी टुकड़ी में युद्ध करने के लिए। तो इस प्रकार से एक ग्रेट एम्पायर, ग्रेट सेना के साथ है धनानंदा, इसलिए इनको एग्रिम्स एंड जेंड्रिम्स के नाम से संबोधित किया गया था। ग्रीक्स में, पॉलिटिक्स में इन इतिहासकारों ने इनके बारे में वर्णन दिया है। इट वाज द माइट ऑफ धनानंदा दैट टेरराइज्ड अलेक्जेंडर एंड स्टॉप्ड हिज मार्च टू द गंगेटिक वैली। नॉर्थ वेस्ट इंडिया है साथियों, यहाँ पर गंगेटिक वैली में आएंगे। जैसा आपको बताया था, इंडिया इस प्रकार से अपना बना हुआ है, आप समझ लीजिए इस प्रकार से। तो इधर से ही कोई आएगा, क्योंकि कंटिनेंट यहीं से जुड़े हैं, इधर तो समंदर है। अब नाव लेकर तो आ नहीं रहे हैं उस समय राजा हैं, तो नॉर्थ से एंट्री मारेंगे इधर उधर से। तो अलेक्जेंडर भी द ग्रेट बताया गया है, इतिहास में बहुत सारी उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तो उनको भी ये धनानंदा रोक दिया करते थे। अर्थात इनकी जो पावरफुल सेना है, जैसा कि गुप्तचर बता देते हैं, ये एरिया, ये एम्पायर इस प्रकार का है, तो अलेक्जेंडर को भी मजबूर होना पड़ा रुकने के लिए। उनको दहशत लगी कि धनानंदा भी कोई नाम का राजा यहाँ पर रहता है या रूल कर रहा है। इस प्रकार से गंगेटिक वैली में उनका मार्च उन्होंने रोक दिया। वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात चल रही है साथियों, समय है 326 BC की बात है। अब साथियों विदेशी आक्रांताओं का आगमन होने लगेगा। जैसा आपको बताया था साथियों, कोई भी शासन प्रशासन चलते रहते हैं, जब तक पावरफुल रहते हैं, ठीक से काम करते रहते हैं, लेकिन समय का प्रभाव है, कुछ समय बाद चेंज आता है साथियों, तो राज्य पर आक्रमण होने लगते हैं। बाहर से इधर उधर से आए, आपको पता होगा क्यों कारण से, क्या क्या कारण है, किन कारण से एक दूसरे राज्य पर हंगामा किया जाता है, हमला कर दिया जाता है। ये सब हम सीरीज से जुड़े हुए हैं, सारी बातों को बारीकी से जानते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन होने लगा है, अब विदेशी आक्रांता यहाँ पर आने लगेंगे, जिनमें से शुरुआत होती है द एक्मेनियन रूलर दरियुस फर्स्ट, जिनको दरिया बाहू के नाम से भी जाना जाता था। पेंट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये भारत में नॉर्थ वेस्ट की तरफ से शुरुआत करते हैं, आते हैं।
भारत में घुसते हैं। समय की बात है साथियों इन 518 BC, 518 BC के करीब की। एंड टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया या भारत। यहाँ पर साथियों जो नॉर्थ वेस्ट से आएंगे उनको पता है धीरे धीरे, जैसा आपको बताया था साथियों, आने जाने पर कुछ गुप्तचर होते हैं, सूचनाएं दे देते हैं, जानकारी कर ली जाती है जहाँ आक्रमण करना हो। तो ये सिंपल रूल है, आजकल भी चलता आ रहा है। दुश्मन के बारे में सारी जानकारी कर लेनी चाहिए अटैक करने से पहले। कुछ इस प्रकार का इनका फॉर्मूला रहा होगा, उन्होंने जानकारी करी कि यहाँ पर राजाओं में एकता नहीं है, यहाँ सभी अपने अपना रूल लेकर चल रहे हैं। मैं राजा हूँ तो यहाँ पर मैं ही शासन कर रहा हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, सब अपना अपना काम चलाएं। या फिर देखा जाए ये एक दूसरे पर ही आक्रमण करने की सोच रहे हैं जिससे अपना एम्पायर बड़ा किया जा सके। उसी बीच में बंदरों की लड़ाई में या फिर कहीं बिल्लियों की लड़ाई में बंदर आ जाता है, इस प्रकार का रोल चल रहा है। तो अब यहाँ पर इस डिसयूनिटी की वजह से, एकता नहीं है, आपस में मतभेदों की वजह से अलग अलग राजा राज कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पर फॉरेन इन्वेजन होगा और यहाँ पर आक्रमण होंगे। फिर इनको बाद में पता चलेगा, आंखें इनकी बाद में खुलेंगी, देखना आंखें भी खुलवाएंगे। ये जानकारी कहाँ मिलती है फॉरेन इन्वेजन की साथियों? खरोष्टी स्क्रिप्ट मिलती है जो कि राइट से लेफ्ट लिखी गई थी। अपनी जो स्क्रिप्ट है साथियों इस प्रकार लेफ्ट से राइट लिखी होती है, लेकिन राइट से लेफ्ट लिखी हुई थी खरोष्टी स्क्रिप्ट, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। ईरानियन या पार्सियन, ये ईरानियन या पार्सियन स्क्रिप्ट है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। अब इसके बाद और कौन आता है? मैकेडोनियन इन्वेजन होता है साथियों। कब होता है? 326 BC में। ये ग्रीक वाले हैं साथियों, यूनानी है ये भी। अब यहाँ पर ये विदेशी आक्रांता रूल रेगुलेशन चलाएंगे, तो इनका जिनसे कांटेक्ट होगा आगे जाके बताएंगे हमें एक जगह ऐसी मिली है जहाँ पर आनंद आ रहा है, लूट मार कर रहे हैं हम। कुछ तारीफ करेंगे, कुछ कमज़ोर वीक पॉइंट बताएंगे, तो और लोगों का मन ललचाएगा, वो भी फिर यहाँ पर आक्रमण करने, राज शासन या कुछ लूटने के लिए आएंगे। थ्रू द ईरानियनों से पता चला द ग्रीक कम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ भारत। भारत की महान संपत्ति के बारे में ग्रीक को पता चला, ईरानियनों ने उनको बताया। एंड दिस इवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो इसी प्रकार साथियों इन्हीं वजहों से अलेक्जेंडर का आक्रमण यहाँ पर होता है, अलेक्जेंडर भी यहाँ पर आ जाता है। अब अलेक्जेंडर को रोकने के लिए पुरु हैं साथियों, इनको स्टॉप करने के लिए, इनका सामना करने के लिए पुरु राजा और सरेंडर कर देते हैं। पुरु थे जो डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। द बैटल ऑफ झेलम एंड साकाला हैड ओपन देयर आइज एंड दे वर अफ्रेड ऑफ द ग्रेट मगधन एम्पायर अक्रॉस द बीस। अब साथियों युद्ध चल रहा है, द बैटल ऑफ झेलम का युद्ध चल रहा है और साकाला, ये युद्ध करते हैं झेलम और साकाला का। तो इनकी आंखें खुलती हैं कि यहाँ पर एक मगधन एम्पायर भी है, तो वो इनको चकित कर देता है, डरा देता है, और पूरे 20 पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ से अलेक्जेंडर लड़ाई झगड़ा करते हुए वापस हो जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर की सेना कह देती है अब हम नहीं लड़ सकते, सैनिकों की इच्छा नहीं है। तो अलेक्जेंडर ने बहुत कुछ जीत लिया है, यहाँ से वो वापस हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, सेना मना कर देती है कि हम आगे आक्रमण करना नहीं चाहते, नहीं जाना चाहते, तो बैक चले जाते हैं। सितंबर 325 BC में ये वापस लौट जाते हैं। द इन्वेजन ओपन द आइज ऑफ भारतीय पॉलिटिशियन। देखिए अब यहाँ पर आंखें खुलने वाली हैं भारतीयों की, जो आक्रमण हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, एक दूसरे की जानकारी मिलेगी। कोई भी कुछ होता है, जैसा आपको बताया था, संसार में कोई घटना घटती है तो उसके इफेक्ट या उसकी सूचना सभी जगह घूम जाती है। विद्वान लोग होते हैं या फिर जो पावर में है वो ये सारी जानकारी रखते हैं। तो अब यहाँ पर पॉलिटिशियन है भारत में, जो राजनेता अपने आप को मानते हैं या किसी प्रकार का जिनके पास पावर है कंट्रोल करने के लिए, वो जानेंगे कि हम पर आक्रमण हो रहा है, तो इस प्रकार हम कुटते पिटते रहेंगे, आप ये समझ सकते हैं। द इन्वेजन ओपन द आइज ऑफ भारतीय पॉलिटिशियन टू नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड एम्पायर। तो इस प्रकार से इस विद्रोह से, इस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, एक होकर मुकाबला करना पड़ेगा भारी शक्तियों को भगाने के लिए। तो ये समझ आती है। द डेट ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इज द फर्स्ट रिलायबल डेट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। जो अलेक्जेंडर का आक्रमण है साथियों, प्राचीन भारत की हिस्ट्री में ये एक डेट कंसिडरेबल मानी जाती है। हेल्प अस इन सॉल्विंग क्रोनोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज। समय कालबद्ध जो टाइम होता है साथियों, कोई समय कोई घटना कब हुई होगी, तो ये डेट है इन्वेजन की, ये आपको बताती है कि इस प्रकार से उस टाइम पर ये युद्ध हुआ था, इस प्रकार से कोई घटनाएं रिलेटेड है उस समय में क्या क्या घटित हुआ था। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में डेट हमें काम आती है, ये मदद करती है किस प्रकार से डाटा को सॉल्व किया जाए, पास्ट टाइम किस प्रकार से रहा होगा।
उसके बाद शुरुआत होती है साथियों रिलीजियस मूवमेंट की। ये कब शुरुआत होती है? 600 BC टू 400 BC। जैसा आपको बताया था साथियों, संसार चल रहा है, आप ये नहीं एक घटना के बाद एक घटना जुड़ी हुई नहीं, एक के साथ बहुत सारी घटनाएं इधर उधर जुड़ती हुई चलती हुई आ रही हैं। तो ये 600 BC से 400 BC के टाइम में रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। आक्रमण भी होते रहेंगे, कब्जा होते रहेंगे, एम्पायर बिल्ड भी होते रहेंगे, कुछ छोटा बड़ा होता रहेगा। तो उन्हीं में से एक रिलीजियस मूवमेंट आता है, धार्मिक परिवर्तन आता है या चेंज आता है। जैसा आपको वैदिक कल्चर में भी देखने को मिला था साथियों, लॉस्ट करते हैं वो कल्चर, डिक्लाइन होता है, वही कारण यहाँ पर है। तो इस प्रकार से वो चेंज आ रहा है, तो वो स्पेसिफिक अलग अलग रिलीजन फॉलो करने लग जाएंगे। या वैदिक एज है, उसके बाद सब डिवीजन होंगे साथियों, धर्म और नए बनने लग जाएंगे, कुछ नया धर्म आ जाएगा संसार में। तो इस प्रकार से शुरुआत होती है रिलीजियस मूवमेंट की। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों, हम हैं आपके कमेंट के इंतज़ार में, कमेंट बॉक्स में आपके हर प्रश्न का हल देने के लिए, जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हैं कांटेक्ट किया जाए, कोई नोट्स चाहिए आपको, फिर कांटेक्ट किया जाए, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, PDF लिंक नहीं मिल रही है, ओपन नहीं हो रही है, जो भी कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको फुल सॉल्यूशन देने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।